तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले जेंगो के एडवांस टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट कर रखे हैं 9 ऐसे टॉपिक्स जो अगर आप एक जेंगो डेवलपर्स हैं तो आपको ज़रूर आने चाहिए। ये जो 9 टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ये तो अगर ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है जेंगो के अंदर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, है ना। तो जो कोड लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना कस्टम मैनेजर्स करके। अब कस्टम मैनेजर्स क्या काम करते हैं कि ये आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं बेसिकली, है ना। तो मान लीजिए कि अगर आप कुछ डेटा फैच कर रहे हैं बैकएंड से यानी कि डेटाबेस से, तो यहाँ पर जो आप क्वेरी लिखते हो, तो अगर आप एक सिर्फ आप सिंपल जो जेंगो के जो इनबिल्ट जो आपकी क्वेरी के जो हेल्पर्स है अगर आप उनको यूज़ करते हो तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है लिखने में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कस्टम मैनेजर्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं उस क्वेरी को लिखने के लिए, और यहाँ पर अपने हिसाब से जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हम लोग यहाँ पर डालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डाला गेट पब्लिश्ड पोस्ट करके कि ये आपका मैनेजर फिर आप यूज़ कर पाओगे अपने व्यू के अंदर ताकि आप उसको क्वेरी कर पाओ। ओके, सेकंड अपना मिडिलवेयर करके। तो मिडिलवेयर का भी यूज़ हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई HTTP यानी कि जो URL है अगर उसको अगर आपको फिल्टर आउट करना है तो भी आप यहाँ पर मिडिलवेयर का भी यूज़ करोगे, यानी कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको। और यदि आपके पास रिस्पॉन्स अगर आप भेज रहे हो किसी को और उसको भी अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप मिडिलवेयर का भी यूज़ करते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कस्टम मिडिलवेयर, यानी कि आपने एक क्लास बना ली है जहाँ पर आपने मिडिलवेयर को आपने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर आप जो है जो भी आप जो रिस्पॉन्स आप भेज रहे हो उससे पहले आप जो कुछ भी कर सकते हो, है ना। डू समथिंग आफ्टर द व्यू इज कॉल्ड, और कोई एक जो है व्यू अगर कॉल कर रहा है तो उस टाइम भी आप जो है कुछ मिडिलवेयर के थ्रू आप जो कुछ डेटा आप जो है इंजेक्ट कर सकते हो, या डेटा आप जो है कुछ लॉग आप लगा सकते हो, या ये सब कुछ आप मिडिलवेयर के साथ में कर सकते हो। फिर आता है आपका सिग्नल्स करके। अब जो सिग्नल है उसका काम होता है कि नोटिफाई करना, है ना। कोई भी अगर एंट्री हो रही है हमारे डेटाबेस में या कोई एक इवेंट हो रहा है, मान लीजिए किसी ने यूज़र क्रिएट किया या किसी ने पोस्ट क्रिएट किया या किसी ने कमेंट किया हुआ है, तो उसका जो सिग्नल होता है जो यानी कि जो हमारा सिग्नल कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्या करता है कि अगर कुछ मान लीजिए किसी ने कमेंट किया हुआ है तो आपको नोटिफाई करना है किसी को, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का काम करेगा अपना सिग्नल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजिंग सिग्नल टू अलाउ डीकपल्ड एप्लीकेशंस टू गेट नोटिफाइड व्हेन सर्टेन एक्शन अकर, है ना। कोई भी अगर एक काम होता है तो उसकी जो एक्शन का जो इवेंट है बेसिकली वो आप यहाँ पे सिग्नल के थ्रू आप जो है हैंडल करते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है कि अगर किसी ने पोस्ट सेव किया हुआ है तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही इवेंट यहाँ पे काम करना है, जैसे ही कोई एक पोस्ट सेव होती है तो हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं, यानी कि इस मेथड के थ्रू, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर रिसीवर यूज़ किया हुआ है ना, डिस्पैच करके, और यही हमारा काम कर रहा है कि जैसे ही कोई पोस्ट यहाँ पे सेव करता है तो फिर उसके ऊपर फिर आप ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि इवेंट एंड नोटिफिकेशन टाइप का एक चीज़ हो गया। फिर आता है आपका कैशिंग करके। तो कैशिंग क्या काम करता है कि जैसे कि आप कुछ क्वेरी कर रहे हो आप डेटाबेस से, और डेटाबेस से आप जो डेटा उठा रहे हो, अब बार बार अगर आप डेटाबेस में अगर आप क्वेरी करोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला टास्क है। तो आपने क्या काम किया कि आपने एक बार डेटा आपने फैच किया और उसको आपने कैश कर लिया, यानी कि आपने कहीं ना कहीं आपने स्टोर कर लिया, और फिर वहाँ से फिर आप डेटा फैच करो, तो वो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा, जैसे कि आप रेडिस वगैरह अगर आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप कैश कर सकते हो लेटेस्ट जो आपकी पोस्ट है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आप डायरेक्ट अब जो पोस्ट रिटर्न कर दोगे, अगर नहीं मिलती है पोस्ट तो फिर आप जो है डेटाबेस से आप जो क्वेरी करोगे, है ना, और फिर वापस से आप उसको कैश कर दोगे डेटा को। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी हमारा कैश है, कैश यानी कि जो आपका रेडिस सर्वर है या फाइल सिस्टम जहाँ भी आप स्टोर करना चाहें वहाँ पर आप डेटा को आप जो स्टोर कर लें, और अगर वहाँ पे डेटा मिल जाता है तब तो आप डायरेक्ट रेडिस सर्वर से आप जो उठा लें। और आपको पता है कि रेडिस सर्वर बहुत फास्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए उसको यहाँ पे डेटा नहीं मिलता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप जो कैश को आप सेट कर देंगे, बोलेंगे भाई इतने के लिए और इतने समय के लिए, है ना, फॉर 15 मिनट्स। अब जब 15 मिनट के बाद फिर वापस से ये जो है डेटा क्या हो जाएगा कि यहाँ से गायब हो जाएगा आपके कैश से, और फिर वो वापस से डेटा फैच करेगा आपके डेटाबेस से, ठीक है। तो आप अगर आप कैश में अगर आप डेटा रख देते हो तो ये वाली क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट वो आप रिटर्न कर दोगे। तो ये आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है कैशिंग जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना। ओके, फिर आता है आपका एसिंक्रोनस व्यूज़ करके। तो मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐसा कर रहे हो कि कुछ मेल वगैरह भेज रहे हो किसी को, तो आपको पता है कि मेल भेजने में काफ़ी टाइम लगता है। अब अगर कोई यूज़र मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया और वहाँ पर आप जो है कुछ मेल भेजना चाहते हो, जैसे ही यूज़र सबमिट करता है अपने डिटेल्स को, तो अगर आप जैसे ही यूज़र सबमिट करता है और विदाउट एसिंक्रोनस व्यूज़ आप यूज़ किए अगर आप मेल भेजते हो तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि आपके 2-3 सेकंड ले सकता है।
उस टाइम यूज़र काफ़ी बोर हो जाएगा कि यार ये किस टाइप का सिस्टम है ना, जो इतना ज़्यादा लोडिंग ले रहा है बेसिकली। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग एसिंक्रोनस व्यूज़ का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि किसी को मेल भेजना, तो हम लोग ये काम किसी और फाइल को दे देते हैं और फिर वापस से रिस्पॉन्स हम लोग यूज़र को भेज देते हैं कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर। तो जो बैकएंड में क्या होता है कि कुछ वर्क आपका पेंडिंग वाला जो टास्क है, यानी कि जो ऐसा टास्क जो हैवी टास्क है, वो आपका एसिंक्रोनस व्यूज़ के थ्रू आप कर लेते हो, यानी कि स्लेरी करके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि एसिंक्रोनस व्यूज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने प्रोसेस डेटा नाम से एक जो है मेथड बनाया हुआ है। तो जैसे ही कुछ अगर डेटा यहाँ पे कुछ होता है, कुछ उन्होंने भेजा, तो उसके बाद हम लोग क्या करें कि यहाँ से एसिंक्रोनस व्यूज़ के थ्रू हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है कस्टम मिडिलवेयर करके। अब कस्टम मिडिलवेयर का काम क्या होता है कि आप जो है मिडिलवेयर, आप खुद का एक मिडिलवेयर बना सकते हो, जहाँ पर आप जो है ऑथेंटिकेशन का आप जो है प्रोसेस हैंडल कर सकते हो, लॉगिंग कर सकते हो, ना, ये सारा काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हो कि क्रिएटिंग कस्टम मिडिलवेयर कंपोनेंट्स टू हैंडल ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग एक्सेट्रा एट वेरियस लेवल। तो यहाँ पर आप कस्टम मिडिलवेयर आप जो है बना सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके टास्क होते हैं जहाँ पर इफ़ एंड एल्स कंडीशंस को रिमूव करके आप ये कस्टम मिडिलवेयर आप वहाँ पर यूज़ कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो कि इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। तो अब इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन का काम क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मान लीजिए जैंगो आपका एक प्रोजेक्ट, जैंगो के अंदर आप जब प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो उसके अंदर ये क्या काम करेगा कि आपका मल्टी लैंग्वेज आपका या आपके जो वेबसाइट है वो आपको बना के दे देगा। यानी कि मल्टी लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक लैंग्वेज से ज़्यादा होना, है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आप जो है उसके अंदर जगह देना चाहते हो, यानी कि एक ही वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पर आप मल्टी लैंग्वेज आप जो वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन वगैरह आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काम क्या करेगा कि आपको 2-3 फाइलें आपको बनानी पड़ेगी, और वहाँ पर आपको हर एक टेक्स्ट के लिए 2 वर्जन आपको लिखना रहेगा, एक तो इंग्लिश का वर्जन और एक हिंदी का वर्जन। तो मल्टी लैंग्वेज अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पर आपका काम आएगा ये चीज़। फिर आता है आपका टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ करके। तो अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट बना लिया है तो अब उसको आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा बेसिकली, है ना, क्लाइंट को सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पर आपका टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ काम आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट टेस्ट, है ना। जो आपका यूनिट टेस्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट एंड यूजिंग टेस्टिंग लाइब्रेरीज फॉर जैंगो एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाएँ कि क्या हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, यानी कि आपने एक तरफ कोड लिख लिया और फिर उस कोड को टेस्ट करने के लिए आपने कुछ टेस्टिंग यूनिट टेस्ट आपने लिखे हुए, कुछ टेस्ट कोड लिखे हुए जो ये वेरीफाई करता है कि हाँ भाई आपका कोड चल रहा है ना। आप क्लाइंट को सबमिट करने से पहले आप यहाँ पर टेस्ट कोड आप जो सीधा रन कर देते हो और फिर आपको पता चल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट को लिखा हुआ है जो कि है पोस्ट टेस्ट केस करके, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि कुछ टेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और टेस्ट क्रिएट करने के बाद वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि उसका जो टाइटल है वो वही है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, टेस्ट पोस्ट करके, जो यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारा एक तरह से टेस्ट केस हो गया, है ना, जो यहाँ पर हम लोग सेटअप कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पर हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना जैंगो चैनल्स करके। तो मान लीजिए कि आप जो है जैंगो के अंदर आप जब वर्क कर रहे हो तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको एक वेब सॉकेट्स पे भी काम करना पड़ सकता है, यानी कि जैसे कि आपको रियल टाइम में आपको नोटिफिकेशन भेजना पड़ सकता है, और या आपको कुछ चैटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे कमेंट सिस्टम है जो कि रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका वेब सॉकेट काम में आएगा। तो फिर आपको जैंगो चैनल्स के बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग जैंगो चैनल्स टू बिल्ड रियल टाइम एप्लीकेशन यूजिंग वेब सॉकेट्स करके, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करें कि चैट कंज्यूमर करके हम लोग यहाँ पर एक जो है क्लास बना रखें, और यहाँ पर हम लोग रिसीव एंड ये सब कुछ हम लोग एसिंग वेब सॉकेट कंज्यूमर करके यहाँ पर जो अपना जैंगो चैनल्स जो हमें प्रोवाइड करता है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको हैंडल कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा इस वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इसके बारे में धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा और ये जो कॉन्सेप्ट्स थे अपने ये और ज़्यादा क्लियर हो सके, और आप एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को हैंडल करके देखेंगे।